जय नारायण बच्चों, आप ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। तो आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स जो ग्रोइंग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं। कुछ क्रॉप्स आपकी फाइबर क्रॉप्स रहती हैं, कुछ बेवरेज क्रॉप्स रहती हैं जिसमें आपकी टी एंड कॉफ़ी आता है। तो आप इनको अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि आपकी फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, फाइबर क्रॉप्स कौन सी होती है और बेवरेज क्रॉप्स क्या रहती हैं। तो अभी इसको हम आगे अब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, अब आप मेजर क्रॉप्स डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आपकी फूड क्रॉप्स वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। सेकेंड फाइबर क्रॉप्स जूट एंड कॉटन। थर्ड बेवरेज क्रॉप्स टी एंड कॉफ़ी। Rice is the major food crop of the world. It is the staple diet of the tropical and subtropical regions. Means rice मेन आपकी सबसे ज़्यादा फूड वर्ल्ड की मेन क्रॉप्स है। फूड क्रॉप में अगर देखें और लोगों की मेन डाइट है, मुख्य जिसको बोलेंगे मेन फूड है। स्टेपल डाइट्स मीन्स हो जाता है मेन फूड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के लोगों का। इट नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। राइस को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, रेनफॉल भी मस्ट है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलोवियल सॉइल। एलोवियल सॉइल में ग्रो किया जाता है, ज़्यादा अच्छे से होता है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। चाइना वर्ल्ड में अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा राइस है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो चाइना। Some other countries where rice is grown are India, Japan, Sri Lanka and Egypt. इसके बाद सेकेंड आपका आता है wheat. Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. वीट के जिस समय आपका ग्रो किया जाता है तो ग्रोइंग सीजन में मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए रहता है, ना उस समय ज़्यादा सर्दी और ना ही गर्मी। और जिस समय हार्वेस्टिंग होती है तब ब्राइट सनशाइन, क्योंकि मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग का सीज़न टाइम आता है। तो वीट के लिए क्या है, ग्रोइंग सीजन मॉडरेट टेम्परेचर रहता है और जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तब ब्राइट सनशाइन। इट इज़ ग्रोज बेस्ट इन वेल ड्रेन लोमी सॉइल, मीन्स एलोवियल सॉइल में ग्रो होता है। इट इज़ ग्रोन इन कंट्रीज लाइक यूएसए, इंडिया, रशिया। तो ये कंट्री नेम है जहाँ पर वीट ग्रो होता है। इसके बाद में आपके आते हैं मिलेट्स। मिलेट्स दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। दे कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स, मीन्स मिलेट्स को मोटा अनाज के नाम से भी जानते हैं। ये लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल्स में भी ग्रो किए जाते हैं। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप। इट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडुकेट्स रेनफॉल। मिलेट्स जो रहते हैं इनके लिए लो रेनफॉल एंड मॉडरेट टेम्परेचर एंड सफिशिएंट जो रेनफॉल रहती है वो उनके लिए पर्याप्त होती है। इसीलिए मिलेट्स आपके जो ड्राई एरियाज होते हैं जहाँ रेनफॉल कम होती है वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। तो ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। सम अदर कंट्रीज वेयर दिस क्रॉप इज ग्रोन आर नाइजीरिया एंड चाइना। सेकेंड इसके बाद में आप मिलेट्स के बाद देखेंगे मेज। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल, लॉट्स ऑफ सनशाइन, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स। मेज के लिए भी मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल चाहिए और लॉट्स ऑफ सनशाइन, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। इट इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। में इसकी पिक्चर देखेंगे। इसके बाद अब आप देखेंगे आपकी कॉटन। तो कॉटन किस टाइप की है, क्रॉप्स में जाएंगे।
फाइबर क्रॉप्स में। अभी तक आपने जो पढ़ी थी वो आपकी क्या थी, फूड क्रॉप्स। अभी तक मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किए थे, राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, दीज आर द फूड क्रॉप्स। अब आपकी आती हैं फाइबर क्रॉप्स, जिसमें आपकी कॉटन। दिस क्रॉप रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 frost free days, bright sunshine। मीन्स इस क्रॉप्स के लिए आपको हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लाइट रेनफॉल होनी चाहिए, और वो एरिया जहाँ पर ये क्रॉप्स ग्रो की जाती है, ब्राइट सनशाइन एरिया, सनशाइन वहाँ पर पड़नी चाहिए। सीज़न इस तरह का होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो विंटर्स रहते हैं, फ्रॉस्ट फ्री डेज, उनसे 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज के महीने हो जाता कि वहाँ पर जो आइस या ठंडा, जो कोल्ड जिसको कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलोवियल सॉइल्स। ये कहाँ पर होती है, ब्लैक एंड एलोवियल सॉइल्स में कॉटन अच्छे से ग्रो होती है। यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कंट्रीज़ में देखें तो यूएसए, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कॉटन आपकी किस में जाएगी, फाइबर क्रॉप्स में जाएगी। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लाइट रेनफॉल होनी चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। मीन्स जिस समय आपकी ये कॉटन ग्रो की जाती है उस समय आपकी फ्रॉस्ट फ्री डेज की मीन्स आपको इससे समझेंगे कि जैसे जो आइस की जो छोटी सी भी लेयर या बिल्कुल जो ठंडा होता, ठंडा नहीं होना चाहिए, ब्राइट सनशाइन पड़नी चाहिए कॉटन को ग्रो करने के समय। और सॉइल कैसी होनी चाहिए, ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। कॉटन के बाद आपका आता है जूट। जूट भी फाइबर क्रॉप से, फाइबर क्रॉप कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown in tropical areas. India and Bangladesh are leading producer of jute. तो जूट आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, इंडिया एंड बांग्लादेश। ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. एरियाज कौन से रहते हैं, ट्रॉपिकल। ये जूट आप सामने देख रहे हैं। इसके बाद में आपकी आती है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी आपकी किस में जाएगी, बेवरेज क्रॉप्स। फर्स्ट आपने फूड क्रॉप्स, सेकंड आपने फाइबर क्रॉप्स से अभी पढ़ी हैं। अब आपकी आती है बेवरेज क्रॉप्स। तो इसमें कॉफ़ी। इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। हिल स्लोप्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपकी रहती है किस एरिया में रहती है, जो हिली एरियाज रहते हैं वहाँ पर ग्रो की जाती है। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी अगर किसी कंट्री में होती है तो वो कौन सा है, ब्राज़ील। सम अदर कंट्रीज वेयर दिस क्रॉप इज़ ग्रोन आर इंडिया एंड कोलंबिया। इसके बाद कौन से कंट्री आते हैं, इंडिया एंड कोलंबिया। इस तरह से रहती है, देखिए कॉफ़ी जब ग्रो की जाती है इस तरह से दिखेगी आपको, जो सामने पिक्चर दिख रही है स्लाइड में। इसके बाद में आपकी आती है सेकंड जो बेवरेज क्रॉप, जो है टी। इट इज़ अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। तो क्रॉप्स का जो कमर्शियल क्रॉप्स का डिवीज़न जब किया गया था तो उसमें आपने पढ़ा भी था कि ये हमारी किस क्रॉप्स में जाते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स में। प्लांटेशन क्या होता है, तो उसमें आपकी ये क्रॉप्स जाते हैं, टी, कॉफ़ी। इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर।
वेल ड्रेन्ड, लोमी सॉइल्स, जेंटल स्लोप्स। ये क्या क्या चाहिए होता है? क्लाइमेट कूल होना चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूट हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स होनी चाहिए, जेंटल स्लोप्स भी होना चाहिए टी को ग्रो करने के लिए। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक अप द लीव्स। प्लांटेशन में आपने पढ़ा भी था कि कैपिटल एंड लेबर्स आपके लार्ज नंबर पर जाते हैं, किसमें रिक्वायरमेंट होती है, जो प्लांटेशन टाइप की क्रॉप्स होती हैं। तो टी क्रॉप्स के लिए ज़रूरी है, ये रिक्वायरमेंट रहती है कि लार्ज नंबर ऑफ लेबर। क्यों? क्योंकि पिकअप द लीव्स, जो उसकी लीव्स होती हैं उनको पिकअप करने के लिए। सम कंट्रीज वेयर वेस्ट क्वालिटी टी इज प्रोड्यूस्ड आर श्रीलंका, इंडिया एंड केन्या। तो ये कंट्रीज हैं जहाँ पर आपकी अच्छी क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की टी ग्रो होती है। ये देखेंगे, ये आपकी टी की पिक है, जो टी लीव्स ये जो दिख रही हैं। ये एरिया देखिए किस तरह से स्लोप दिख रहा है। तो अभी आपने पढ़ा था कि जेंटल स्लोप होना चाहिए जहाँ पर टी ग्रो की जाती है। तो आपकी ये मेजर क्रॉप्स थी जिनका 3 टाइप में डिवीज़न किया गया था। फर्स्ट फूड क्रॉप्स, सेकेंड फाइबर क्रॉप्स जिसमें जूट एंड कॉटन को आपने पढ़ा, थर्ड बेवरेज क्रॉप्स जिसमें टी एंड कॉफ़ी। अब आपका आता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या है आप देखेंगे किस तरह से डेवलपमेंट किया गया है, किस तरह से हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demands of increasing population। मीन्स हमारी जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी डिमांड्स भी रहें। ऑब्वियस है कि हमें हमारी नीड्स होती, डिमांड्स होती, वो भी बढ़ती हैं। तो वो डिमांड्स हमारी कैसे पूरी होंगी? जब हम जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं अगर करेंगे, अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, तो सफिशिएंट फूड ग्रो नहीं होगा, और फूड जो कि हम सभी की बेसिक नीड रहती है। तो इसके लिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किए गए हैं। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। ये आपके क्या है? डेवलपमेंट मीन्स क्रॉप्ड एरिया को इंक्रीज़ किया गया, क्रॉप्स ग्रोन के नंबर्स को इंक्रीज़ किया गया। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन फैसिलिटीज़ में अगर आप बहुत पहले का देखें तो बहुत डिफरेंट वे रहता था इरिगेशन करने का। प्रेजेंट सिचुएशन को अगर हम देखते हैं तो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, इम्प्रूवमेंट हो गया है। इसी तरह से यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, जो आपके सीड्स रहते हैं उनकी वैरायटी चेंज हुई है, तो डाले जाते हैं फर्टिलाइज़र्स जो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद में आपका आता है मैकनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। मीन्स मोस्ट ऑफ द वर्क कोशिश की जाती है कि हम थ्रू मशीन करें, टेक्नोलॉजी में भी चेंजेज आए हैं। तो द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। तो ये अल्टीमेट मेन एम क्या है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्यों किए गए? तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करने का मेन एम है कि फूड सिक्योरिटी मीन्स सभी को फूड मिले, फूड सफिशिएंट हमारे कंट्री में हो, या किसी भी कंट्री में जब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किए जाते हैं तो उनका मेन पर्पज यही होता है। और क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी डिमांड्स भी बढ़ेंगी। और अगर हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको नहीं अडॉप्ट करेंगे, इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, इरिगेशन का मेथड नहीं चेंज करेंगे, तो हमारे यहाँ पर फूड्स भी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो उस तरह से नहीं हो पाएंगी कि सभी की नीड पूरी हो। तो इसके लिए टाइम टू टाइम ये डेवलपमेंट किए जाते हैं। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस
in different parts of the world. यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो केवल यहाँ पर इंडिया को लेकर बात नहीं की जा रही है, अदर कंट्रीज़ वर्ल्ड लेवल पर भी कि डेवलपिंग कहाँ पर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। शुरू में ही आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग में बताया गया था, एक आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग रहती है और एक कॉमर्शियल फार्मिंग रहती है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मेन आपकी इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो आपने सब्सिस्टेंस का डिवीज़न में पढ़ा था, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं। और जो लार्ज होल्डिंग आर जो मोर सुटेबल फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए। तो जो आपका कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है वो आपके जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ पर मेन होता है। आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि जो 2 टाइप का आपने डिवीज़न पढ़ा था उसमें आपके जो सब्सिस्टेंस इंटेंसिव एग्रीकल्चर है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में, एंड लार्ज होल्डिंग जो आपका लार्ज एरिया में किया जाता है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो रहता है वो आपके डेवलप कंट्री में लाइक यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म, वन फ्रॉम इंडिया एंड द अदर फ्रॉम द यूएसए, let's us understand about agriculture in the developing and the developed country। तो ये आपके चैप्टर में 2 एग्जाम्पल दिए गए और उनसे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा कि जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर, अभी आपने सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ा था कि वहाँ किस तरह से रहता है, और जो डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पर जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ पर आपका लार्ज एरिया में रहता है, और जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम सब्सिस्टेंस इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं। तो डेवलप कंट्री जो हैं उनमें किस तरह से, जैसे यूएसए का एग्जांपल दिया गया, तो फार्म साइज इन द यूएसए इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर्स, मीन्स फार्म साइज बड़ा रहता है। जैसे कि आपने देखा कि लार्ज एरिया में किया जाता है, हेक्टेयर्स में किया जाता है, और जो डेवलपिंग कंट्री रहते हैं उनके पास में स्मॉल प्लॉट रहता है। तो आप यूएसए को अगर पूरा समझेंगे तो आपको क्लियर होगा कि डेवलप कंट्री में किस तरह से फार्मिंग की जाती है। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप्स। इस तरह से तरीका देखेंगे कि वो आपकी जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, सॉइल में जो भी सीड्स रहते हैं डालते हैं, वाटर रिसोर्सेस उनकी नीड उनको पूरा करना। इसके बाद में टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम, इस पॉइंट पे आप फोकस करेंगे। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल्स टू अ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिशंस आर सफिशिएंट और नॉट। मीन्स क्रॉप्स तो ग्रो करते हैं, वो हम लोग भी करते हैं, सीड्स को डालते हैं, लेकिन इसके बाद उनकी चीज़ें देखिए टाइम टू टाइम वो चेक करते रहते हैं कि यहाँ सॉइल्स जो है किस तरह की लेबोरेटरी में भेजते रहते हैं। इसके बाद में हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। कंप्यूटर्स को उन्होंने क्या किया है, लिंक कर रखा है। इस तरह से उन्होंने अपने जो एग्रीकल्चरल जो फील्ड होते हैं उनका डेवलपमेंट किया हुआ है, और मीन्स वहाँ पर हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ये एक डिफरेंस दिखेगा आपको यूएसए, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपके डेवलप कंट्री रहते हैं वहाँ का एग्रीकल्चर और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ रहते हैं उनमें। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्मॉल लैंड, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड जो आपके डेवलप कंट्री हैं तो वो कॉमर्शियल पर्पस से करते हैं और हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर अब कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।